हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। एंड आज हम देखेंगे कार्टून का एक्सप्लेनेशन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एक चीज याद रखना, कार्टून का एक्सप्लेनेशन से मतलब होता है तुम्हें पता होना चाहिए ये कार्टून क्या सिग्निफाई कर रहा है। अगर तुम्हें पता है उस कार्टून के पीछे का मतलब तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तुम्हें सिर्फ मतलब पता होने की जरूरत होती है। बाकी तुम अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई के, वहां से तुम कर सकते हो। अगर कार्टून के पास में कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो उसे जरूर पढ़ना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर तुमने मेन टेक्स्ट ढंग से पढ़ा होगा, कार्टून ढंग से सिर्फ समझा होगा, दैट विल डू। तुम्हें ज्यादा एम्फेसाइज करने की कभी जरूरत नहीं होती। यू शुड नो कि ये कार्टून क्या सिग्निफाई करता है, दैट्स इट। So let's start with it. Well, यहाँ पर तुम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। इट्स नॉट अ कार्टून, इट्स जस्ट अ पिक्चर, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट कि किस तरह से यूएस के सोल्जर्स अपना झंडा फहरा रहे हैं। यहाँ पर पहले हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। टू पिक्चर्स above symbolize the victory of USA and USSR in Second World War. ये जो दो पिक्चर हैं ये क्या दिखा रही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश रह गए थे वो थे यूएस और यूएसएसआर। जो पहली पिक्चर है, अमेरिकन सोल्जर्स रेजिंग द यूएस फ्लैग ड्यूरिंग द बैटल ऑफ आइवो जिमा जापान। तो यहाँ पर यूएस में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो इवो जिमा जापान जो जगह है वहां पर अपना ये लोग झंडा फहरा रहे हैं अपने देश का। तो तुम देख सकते हो कि एक जीत का जश्न है ये। एंड द सेकेंड इज सोवियत सोल्जर्स रेजिंग यूएसएसआर फ्लैग ऑन रीचस्टैग बिल्डिंग इन बर्लिन जर्मनी। तो यहाँ पर तुम बर्लिन जर्मनी में सोवियत यूनियन का झंडा फहराया जा रहा है कि यहाँ हम जीत गए हैं। दोनों ही जापान और जर्मनी यूएसए यूएसएसआर के अगेंस्ट तुम्हें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खड़े थे और दोनों हार गए थे। तो यूएसए और यूएसएसआर ने एक यूएसए ने जापान में और यूएसएसआर ने जर्मनी में जाकर के झंडे फहराए। देन दिस कार्टून। अब यहां पर तुम देखो, पहले हम यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ड्रॉन बाय वेल नोन इंडियन कार्टूनिस्ट कुटी, दीज टू कार्टून डिपिक्ट एन इंडियन व्यू ऑफ द कोल्ड वॉर. The first cartoon was drawn when US entered into a secret understanding with China, keeping the USSR in dark. अब यहाँ पर तुम लोगों को पता है एक चीज, USSR was a communist nation, China was also a communist nation और दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स थे कोल्ड वॉर में। मतलब USSR के साथ था चाइना। यहाँ पर ये लेडी क्या डिपिक्ट कर रही है, ये कर रही है यूएसए डिपिक्ट कर रही है ये लेडी। यूएसए के अगेंस्ट थे यूएसएसआर और चाइना। मगर फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो चाइना जो है चुपचाप यूएसएसआर को बिना पता लगे यूएसए का फ्रेंड बन गया। जो 1971 की जो वॉर भी हुई थी तुम्हें याद होगा, तो पाकिस्तान ने किस किस का अलायंस बनाया था, यूएसए और चाइना का, जो कि एक दूसरे के कभी एनिमीज हुआ करते थे। तो अब चुपचाप यूएसएसआर को अंधेरे में रखते हुए चाइना ने चुपचाप यूएसए के साथ अपनी साठगांठ कर ली थी। सो दिस इज द कार्टून नंबर 2। इसमें प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखना, बच्चे भूल करके वहां पर अपना नंबर गवा बैठते हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन इज इन मोर ट्रबल्स ओवर वियतनाम। तो इस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जॉनसन, जो कि किसके प्रेसिडेंट हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये वियतनाम वॉर का है। ये जो क्रैब पड़ा है ना, यहाँ देख रहे हो तुम, ये क्रैब क्या है, ये है वियतनामीज कांग्रेस। वियतनाम का क्रैब बड़ा फेमस है, इस वजह से वियतनाम को दिखाया भी, वियतनामीज कांग्रेस को दिखाया भी किस में गया है, क्रैब की फॉर्म में। ये 1975 के युद्ध को दिखाता है जिसमें अमेरिका को लगा कि वो वियतनाम को बड़ी ही आराम से हरा देगा, लेकिन बदले में यहां पर जैसे प्रेसिडेंट जॉनसन सोच रहे हैं कि मैं कितनी आसानी से इस क्रैब को खा जाऊंगा, लेकिन बदले में वियतनाम ने क्या किया, उल्टा यूएसए को ही हरा दिया। यूएसए बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा था वियतनाम को। बदले में ये क्रैब उछला और इसने
जॉनसन की नाक पकड़ ली, यहाँ देख रहे हो ना तुम, नाक पकड़ ली, और अमेरिका की बड़ी इज्जत उछली थी। इवन अमेरिका के घर में भी मतलब लोगों ने ये कहा था कि ये सब क्या चल रहा है, हमारे इतने सोल्जर्स पे मतलब मरवा रहे हो तुम। और पूरे वर्ल्ड में बड़ा इनका क्योंकि इन्होंने सोचा था इतना छोटा सा नेशन है क्या कर लेगा, अंडर एस्टिमेट कर लिया, और बदले में वियतनाम ने ही 1975 को इसको अमेरिका को हरा दिया। ओके, सो विद दिस वी हैव एंडेड द कार्टून ऑफ चैप्टर 1। अब हम चैप्टर 2 के कार्टून्स को देखते हैं। गाइस तुम यहाँ पर इसके बस इतना सही है कि इसकी पिक्चर देख सकते हो कि ना ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में बड़ा ये लोग चाहते थे कि हम लोग एक जितने रहे, तो एक दीवार कंस्ट्रक्ट करवा दी गई थी, क्योंकि ईस्ट जर्मनी से लोग भाग भाग के वेस्ट जर्मनी आ गए थे। स्टालिन को अच्छा नहीं लगा, जो उस वक्त के यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने दीवार कंस्ट्रक्ट करवा ली। यहाँ पर तुम देख लो जर्मनी के लोग ही यहाँ पर वो दीवार तोड़ रहे हैं, एक होल कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, ये दीवार ऐसी टूट गई और लोगों का आना जाना शुरू हो गया जब यूएसएसआर के टूटने का वक्त हो चला था। ये वो पुराना फोटो है जिसके अंदर ये पूरी दीवार बनी हुई थी। यू कैन हैव अ लुक, यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन। एंड इसमें और कुछ ऐसा कार्टून नहीं है जो समझाया जा सके। ऑफ कोर्स यू कैन सी दिस मैप ऑल्सो, हैव अ लुक ओवर दिस मैप। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जितना भी है ये यूक्रेन है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये सारे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब यूएसएसआर टूटा तो सीआईएस के कुछ मेंबर्स थे वो बन गए। अभी भी तुम देख सकते हो कि जो लाटविया है, लिथुएनिया है, एस्टोनिया है, यहाँ पर रोमानिया है, ये लोग यूएसएसआर से टूटने के बावजूद भी सीआईएस के मेंबर यहाँ पर तुम देख सकते हो। पॉलिटिकल मैप ऑफ सीआईएस इसमें नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो दिस इज नाउ चैप्टर 3 फॉर दोज जिनके ये चैप्टर आ रहा है। वी कैन हैव अ लुक ओवर द कार्टून्स, और वैसे भी इसके कार्टून बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। सो हियर यू कैन सी नो एग्जिट द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर तुम्हें पता है ये यूएस हेजेमनी का चैप्टर है, तो अब ये जो है ये है अंकल सैम, यानी कि ये है यूएसए, और ये दूसरा नेशन है जो यूएसए के कहीं बराबर में आ गया, तो यूएसए ने उसको मार करके उसको नीचे गिर दिया। अब उसने पूछा जिस नेशन को गिरा, उसने पूछा मुझे क्यों अटैक किया तुमने, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो इसने बोल दिया यू पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट, कि तुमसे मुझे खतरा हो रहा था, तुम खतरा बनते जा रहे हो, तो गिर दिया। सो हेयर यू कैन सी कि यूएस के मन में जो मर्जी आए यूएस वो करता रहता है। तो चाहे वो चीज़ जस्टिफाइड हो या ना हो, चाहे वो चीज़ सही हो ना हो, जो यूएस के मन मर्जी में आ गई वो यूएसए ने कर डाला। एंड यू कैन सी हेयर अ फ्लो चार्ट, यू कैन हैव अ लुक। आई डोंट फील कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन स्टिल हैव अ लुक ओवर इट। अब आ गए हैं हम यहाँ, ये क्या है, ये कौन है, ये है सोल्जर, और ये क्या है, ये है यूएसए का झंडा। और बाकी यहाँ पर देखो ईरान, इराक, ओमान, ये लीबिया, और ये सारे कैसे कैसे एक यूएस का सोल्जर जहाँ मर्जी अपनी हार्ड पावर दिखाता है, जहाँ इसको लगता है कि ये हार्ड पावर दिखाना इसके इंटरेस्ट में है, वहाँ पर ये यूएसए का सोल्जर पहुँच जाता है। ये क्योंकि झंडा यहाँ पर यूएस का लगा हुआ है, और वहाँ पर ही जाकर के धावा बोलता है। और ये बाकी नेशंस है जहाँ जहाँ इसने धावा बोल रखा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और। ये एक और कार्टून है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कोई व्यक्ति है, ये अंगूठा है एक, यहाँ पर क्या है, यूएसए का झंडा चिपका हुआ है, और ये क्या है, ये है वो एक तराजू है इंसाफ का। ये क्या दिखाना चाहता है, देखो जो रूल ऑफ थंब होता है ना, उसमें कोई भी तरह का जस्टिस या एनालिसिस नहीं होता। वो अगर उसका मतलब ये है कि अगर तुम पावरफुल हो, तो अगर तुम ये भी कहोगे ना कि धरती गोल नहीं है, धरती स्क्वायर है, तो वो मुझे मानना पड़ेगा हाँ जी धरती स्क्वायर है। क्यों है जी, आपने कही है, आप पावरफुल हो, रूल ऑफ थंब है जी, जो आप कहोगे वही चलेगा। तो अब यहाँ पर ये यही दिखा रहे हैं कि इंसाफ का तराजू फीका पड़ गया, छोटा पड़ गया, यूएसए का रूल ऑफ थंब जो है वो बड़ा पड़ गया।
तो द नेक्स्ट कार्टून यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज लिखा हुआ है कि कौन सुपर पावर है। इस पे अभी कौन नाच रहा है, इस पे कौन डांस कर रहा है, यूएसए। यहाँ पर तुम इसके टोपा देख सकते हो, है ना, टोपी जो है इसकी। पीछे कौन खड़ा है, पीछे खड़ा है अपनी वेट का इंतजार करने के लिए चाइना। नीचे क्या लिखा है, योर 15 मिनट्स आर ऑलमोस्ट अप सैमी। यानी कि सैमी, सैमी मतलब अंकल सैम मतलब हमारे अमेरिका। आपके 15 मिनट बस खत्म ही होने वाले हैं, हमको आने का मौका दो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसके 15 मिनट खत्म होंगे, ये सुपर पावर से आउट और चाइना इन। ये दिखाया जा रहा है इसके अंदर कि अगली सुपर पावर कौन होगी, चाइना। नाउ लेट्स मूव ओवर टू चैप्टर 4, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। यहाँ पर कभी कभार ये फ्लैग भी पूछ लेते हैं, तो ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। 12 स्टार्स हैं इसके अंदर। द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी, हार्मनी, एकता और हार्मनी का प्रतीक है क्या ये सर्कल्स गोल्ड स्टार का। इसके बीच में बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप, या यूरोप के जितने भी नेशंस हैं, वहाँ के जितने भी देशवासी हैं जिस भी देश के, वो एक दूसरे के साथ एकता करके रहें। तो ये सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स ये दिखाता है। 12 स्टार्स इस वजह से है क्योंकि 12 नंबर जो होता है ना, वो एक सिंबल होता है परफेक्शन के लिए, कंप्लीटनेस के लिए और यूनिटी के लिए। इस मैप में तुम्हें ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स भी पता होने चाहिए, इसको देख करके जाना, तुमसे पूछे जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का मैप है। ओल्डर मेंबर्स यहाँ पर तुम देख सकते हो वायलेट कलर में है, और ये न्यू मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर ब्लू कलर में है। एक चीज और, यहाँ पर ब्रिटेन मत लिखा ना, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से हट चुका है। ये जो कार्टून है इसमें ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर तुम देख रहे हो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है और ये एक जहाज है। तो यहाँ पर टाइटैनिक का जहाज, जैसे टाइटैनिक का जहाज डूब गया था, ठीक उसी तरह से जब ये सोचा गया कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए, तो वो नहीं बनाया गया था, वो भी उसके जो प्रयास हैं वो टूट गए थे। यहाँ पर देखो आसियान का फ्लैग है। इसके अंदर क्या है, आसियान का लोगो है जो कि क्या दिखाता है, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस, मतलब 10 दाने चावल के, और जो एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं, 10 दाने बंधे हुए ना चावल के, 10 दाने मतलब 10 देश जो कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एकता में, फ्रेंडशिप में, सॉलिडारिटी में। द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ आसियान। ये जो सर्कल है इसका ये दिखाता है कि आसियान कितना एकजुट है, और ये 10 देश हैं जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एकता में। यहाँ पर ये कार्टून देखो, उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में जब शुरू हुआ हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, हालांकि उस वक्त तो पीवी नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह तो आए ही, कहने का मतलब है पीएम बने 2004 में से थे, 2004 से 2014 तक। सो यहाँ पर मनमोहन सिंह दिखाए गए हैं, और यहाँ पर ईस्ट एशियन नेशंस से जब हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन को ध्यान रखना, 1991 से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही थी, साउथ एशियन नेशन की, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, और साउथ ईस्ट एशियन है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन की और हम लोगों ने देखना शुरू किया, ईस्ट एशियन नेशन एक्चुअली, जिसमें कौन आते थे, आसियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। सो देवर नॉट ओनली साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यू कैन से इट वॉज ईस्ट एशियन नेशन। पहले हमारा इतना ध्यान नहीं था उन पर, अब तो खैर ये कार्टून भी पुराना हो गया क्योंकि अब लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं, अब मोदी जी ने चलाई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो यू कैन सी हेयर, उसके बाद कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था हमारे मार्केट में भी, उनकी मार्केट में भी। सो यू कैन सी, और किस कोई बोल रहा है कि विल हैव टू गेट टू यूज टू इट, कि हमें इस कंपटीशन के यूज टू तो होना ही पड़ेगा। और हम लोगों ने एक तरह से जो ईस्ट एशियन नेशन है उन पे एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया था, पहले हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। सो यू कैन सी हेयर अ पिक्चर, यहाँ पर देखो नीचे वर्ल्ड मैप है ना, और
ये देखो, ये है वॉल और यहाँ पर है ड्रैगन। ये जो वॉल है ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन भी हम लोग चाइना से डिपिक्ट करते हैं कि मतलब चाइना का सिंबल है एक तरह का ड्रैगन। तो ड्रैगन और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बता रहा है चाइना का राइज, कि वो रोके से भी नहीं रुक रही है। यू कैन सी हेयर। यहाँ पर तुम कार्टून पे नजर डालो, माउस लिटिल रेड बुक। देन यहाँ पर ये जो कार्टून्स है ना, ये 1978 के रिफॉर्म से पहले वाला चाइना कैसा था, ये माओ की लिटिल रेड बुक है ना, एक बुक है, इज वर्किंग अलोंग इट। नाउ 1978 के बाद हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, तुम यहाँ पर देख सकते हो हु जिनताओ की कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। इसको ऐसे समझो, कैपिटलिज्म जो है चाइना ने अडॉप्ट कर लिया था 1978 के बाद से, और अपने कम्युनिज्म को छोड़ा नहीं था। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट और रेड यानी कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का क्या हो गया, पावर टाई। पावर टाई मतलब एक दूसरे को मिक्स कर दिया गया चाइना में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को, और उसकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। सो इट वॉज अ पावर टाई। सो हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, यहाँ पर तुम देख सकते हो। और इससे पहले क्या था, माओज लिटिल रेड बुक, जिसमें कैपिटलिज्म का कोई नामो निशान नहीं था, और वो एक पुराने तरह के कैपिटलिज्म में चल रहे थे। लेकिन 1978 के बाद से यहाँ पर तुम देख सकते हो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को मिक्स कर दिया गया। साइकिल चाइना में बहुत चलाई जाती है, और उसी से चाइना को डिपिक्ट किया है। यू शुड लुक टू इट दिस डिस्क्रिप्शन टू, इसको भी पढ़ करके जाना। ये जो चाइना की साइकिल है, इसमें एक पहिया क्या कह रहा है, कम्युनिज्म से चल रहा है, और दूसरा पहिया किससे चल रहा है, ये डॉलर बना रखा है, और डॉलर हमारे यूएस का है। यूएस कौन है जी, कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट जो है, एक पहिया कैपिटलिज्म में चल रहा है, एक पहिया किसमें चल रहा है, कम्युनिज्म में चल रहा है। नाउ लेट्स सी चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, और इसके कुछ कार्टून्स। यहां पर ये देखो, ये सिविलियन है, ये आर्मी वाला है। अगर दोनों नहीं आए तो 0। अगर आर्मी वाला है और ये सिविलियन है, ये इसको माइनस किया तो 1। अगर दोनों मिल गए तो 2। मतलब कि ये कौन कर रहा है कैलकुलेशन, मुशर्रफ, पाकिस्तान के जो पहले के लीडर थे, मिलिट्री एक्चुअली लीडर। ये किसी भी तरह से तख्ता पलट कर ही देते हैं। ये क्या लिखा है ऊपर, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। मतलब कि कैलकुलेशन चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, आना मुझे ये जब मुझे आना है। सो ये कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, कि मैंने ही किसी तरह से यहाँ पर आ जाना है। अब चाहे मैं किसी भी रूप में आऊं, कैसे भी आऊं, मतलब कोई भी स्कोर हो, यहाँ पर आई विल बी द लीडर जब मैं चाहूं। इस कार्टून में नजर डालो, यहां पर क्या है कि ये कौन खड़े हैं, सिन्हाला शेर, सिन्हाला के शेर, मतलब ये शेर जो है वो सिन्हाला दिखा रहा है। ये जो है ये कौन है, LTTE जो टाइगर्स हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लैंड, जो कि चाहते थे कि श्रीलंका से अलग देश टूट के एक तमिल्स के लिए एक अलग बने। ये कौन है, राजा पक्षे। ये कौन है, ये वहां के उस वक्त के लीडर। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सिन्हाला और LTTE को एक साथ रखा जाए, ताकि मैं अपना रूल करता रहूं और इनमें शांति रखे रखूं, और किसी तरह देश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इनके लिए ये टास्क बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत नफरत की तरह से देखते हैं, और बहुत मुश्किल से ये उसको संभाले हुए हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये संभल जाए। यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा है, इंडो पाक रिलेशंस प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स। यानी कि कहने का है कि बंकर्स की मेज से, बंकर्स की मेज से, यानी कि जो डिफेंस होती है ना, उसकी मेज से बंकर को वहां से सिग्निफाई किया है, टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स, डायलॉग टेबल के जाल तक। ये प्रोग्रेस है इंडो पाक रिलेशन की। दैट मीन्स
कि इनमें कभी शांति आ ही नहीं सकती, भारत और पाकिस्तान में। या तो ये लड़ते हैं ये, या ये डायलॉग भी करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मेज ही है ये भी। कभी शांति से बैठकर इन्होंने कोशिश भी की है तो कभी हो नहीं पाए, क्योंकि बड़ा अजीब सा जाल है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा कुछ, और इनमें कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। अब ये देखो, ये क्या है, सार्क समिट। यहाँ पर बाकी सारे सार्क के लीडर्स की चेयर लगी हुई है। चेयर तो लगी है लेकिन लोग ही नहीं है। ये जो लीडर्स होते हैं सार्क के, ये प्रेजेंट ही नहीं है। ये कहाँ है, ये वहां दिख रहे हैं तुम्हें, और देखो लड़ते हुए दिख रहे हैं, चेहरे देखो तुम इनके। तो ऐसे लड़ लड़ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो कि दो मेन इसमें मेंबर्स हैं, उनकी कभी बनती ही नहीं आपस में। सार्क इस वजह से ही तो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एनिमिटी में कैसे साथ आया जा सके। सो यू कैन सी हेयर कि किस तरह से लड़ लड़ के जा रहे हैं। इवन जो इस्लामाबाद वाली सार्क समिट है वो तो कैंसिल तक करनी पड़ी थी, क्योंकि ये लोग पहुंचे ही नहीं, मतलब हमें नहीं करनी। सो सार्क इज अ बिग फेलियर अभी तक तो, क्योंकि कभी आपस में खासकर इंडिया और पाकिस्तान की कभी नहीं बनी। तो ऐसे लड़ लड़ के ये लोग जा रहे हैं। सो इट शोज कि क्या ये सार्क की समिट कैसी होती है। अब यहाँ पर देखो तुम, ये कौन है, ये है वाजपेयी जी, और ये कौन है, हु जिनताओ। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी क्या कर रहे हैं, कुछ नेगोशिएशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कौन है, ये है पाकिस्तान। ये कह रहा है, एक्चुअली क्या था उस वक्त 1962 के युद्ध से पहले ना, हिंदी चीनी भाई भाई थे, हम लोग बड़े एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। 1962 में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चाइना ये कदम उठा लेगा, हम पर वॉर करके हम लोग तैयार भी नहीं थे। उसके बाद से चाइना और इंडिया में दुश्मनी हो गई। इंडिया और पाकिस्तान में तो कब से ही दुश्मनी थी, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त बन गए, चाइना और पाकिस्तान दोस्त बन गए। अब यहाँ पर ये जो हु जिनताओ है, ये भारत में वाजपेयी साहब के पास गए और कहा कि नेगोशिएशंस कर रहे हैं। किस बारे में, इकोनॉमिक नेगोशिएशंस कर रहे हैं देश की, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी शिफ्ट, अब चाइना को लगा कि भारत के साथ हमें इकोनॉमिकली डील करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको फायदा है। तो उन्होंने पुरानी एनिमिटी भुलाई, और कहीं ना कहीं है तो एनिमिटी अभी भी चाइना और पाकिस्तान ही पक्के दोस्त हैं, क्योंकि भारत को चाइना एक तरह का कॉम्पिटिटर देखता है। लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग एक दूसरे के साथ काफी ट्रेड करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान आग उगल रहा है, क्या बोल रहा है कि हे मिस्टर हु, इस हु जिनताओ को कह रहा है कि ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, ये सब क्या है, वाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू द कोर इश्यूज विद इंडिया। जो कोर इश्यूज हैं उस पर तुम इंडिया, अब उस पर क्यों नहीं अड़े रहते, तुम्हारी इनसे लड़ाई है, तुम डिफेंस पर अड़े रहो और अटैकिंग उस पे, मतलब मिलिट्री वाइज अड़े रहो। ये क्या है, ये ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, ये क्या करने आए हो भारत के साथ। कोर इश्यूज जो है ना, जो मतलब लड़ाई है, दुश्मनी है, उस पर अड़े रहो तुम, ये क्या करने आए हो। सो दिस व्हाट इज पाकिस्तान इज सेइंग। सो यू कैन सी हेयर, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक गेम खेल रहे हैं यहाँ पर बैडमिंटन का। एंड यू कैन सी हेयर, ये नेट लगा है, और ये जो बॉल है, इंडिया तो ये कह रहा है कि ये बॉल पाकिस्तान के पाले में है, इसलिए उस मतलब मेरी जीत है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो बॉल है ये इंडिया के पाले में है, इस वजह से मेरी जीत है। और इसका फैसला कौन करेगा, जज कौन है, दैट इज अमेरिका। तो यू कैन सी हेयर कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं, एनिमिटी बनी रहती है, और इसमें जो मध्यस्थता करता है, जो मीडिएशन करता है, वो कौन करता है, हमारा यूएस। Okay, so now we are here at chapter 6, UN and its organization. You can see here, यहाँ पर तुम्हें एक UN का झंडा दिख रहा है, ये आ जाता है। इसके अंदर क्या देख रहे हो तुम, वर्ल्ड मैप देख पा रहे हो। ये ओलिव ब्रांचेस है। ओलिव ब्रांचेस क्या सिग्निफाई करती है, क्या दिखाती है, विश्व में शांति। तो वर्ल्ड के अंदर शांति दिखाने के लिए ये ऐसा लोगो यूनाइटेड नेशन ने चुना। अब यहाँ पर तुम देखो, ये जो है ये क्या दिखाता है, इजराइल ने
During June 2006, Israel attacked Lebanon, saying it was necessary to control the militant group Hezbollah. Large numbers of civilians were killed and many public buildings and even residential area came under Israeli bombardment. इसराइल ने लेबानन पर अटैक किया ये कह करके कि यहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है हिजबुल्ला ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, काफ़ी सारे सिविलियंस मारे गए और बहुत कुछ हुआ। यूएन ने रेजोल्यूशन कब पास किया? अगस्त में। और इजरायली आर्मी ऐसा नहीं है अगस्त में ही हिल गई, इजरायली आर्मी कब निकली? अक्टूबर में। अब ये दिखाता है कि यूएन कितना अनसक्सेसफुल है। पहले तो इजराइल ने ऐसे कैसे हमला कर दिया यूएन के होते हुए, चलो कर दिया, तब यूएन ने जब अगस्त में ये चीज़ कह दी थी इजराइल से कि तुम अपनी आर्मी लेके हट जाओ, तो ये लोग कब हटे? ये लोग ना सितंबर में हटे ना अगस्त में हटे, अगस्त सितंबर ये जाकर के सीधा अक्टूबर में हटे। तो इतने महीने निकाल दिए तुम लोगों ने, तो ये दिखता है कि यूएन की तवज्जो ही नहीं दी गई। यहाँ पर तुम देख रहे हो लेबानन में कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है और ये वर्ल्ड पीस की धज्जियां उड़ी हुई है यहाँ पर, ये किस तरह से ये इसके एम्बलम पड़े हैं। दूसरे में तुम देखोगे ये यूएन का सेक्रेटरी जनरल ये अपना लेबनान रेजोल्यूशन लेके आया शांति के लिए, पहले उसे खुद को ही ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपने आप को अटैक्स से रोके, तब वो जाकर तो पीस एस्टैब्लिश करेगा। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि ये दिखाता है कि यूएन का रोल कितना लिमिटेड हो जाता है, कई बार वर्ल्ड पीस की धज्जियां उड़ जाती है, तो वो ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो सूडान में जगह है डारफूर, यहाँ पर देखो कितने गरीब लोग हैं, एक दूसरे के कितनी गरीबी है ना, मगर इनको मिल क्या रहा है बदले में? बाहर की कम्युनिटी से अ बिग हेल्प ऑफ वर्ड्स, यानी कि सिर्फ कुछ एम्प्टी प्रॉमिसेस मिल रहे हैं कि हाँ हम करना चाहिए करेंगे करेंगे। दुनिया ऐसे मतलब ये गरीबी में मरे जा रहे हैं, कोई सचमुच की हेल्प नहीं हुई। वर्ल्ड ने इन लोगों की सचमुच में 2003 में हेल्प नहीं की थी, गरीबी में ये लोग मरते गए और कोई ये जो क्राइसिस आए थे इनके बहुत इनका नुकसान हुआ था। सो ये वही दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये है यूएसए, ये जो खड़ा है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल। अब यहाँ पर देखो तुम पीछे क्या है? ये है हमारा यूएन और ये क्या है? ये है वॉर भी कितनी, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये तो 16 टन का हाथ है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये यूएस खड़ा हुआ कह रहा है, देखो या तो तुम मान जाओ यूएन शांति से किसी को मना पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम वॉर करके तो मना ही लेंगे तुम लोगों को। तो यहाँ पर तुम्हें याद होगा एक जगह पर यूएन ने जब मना कर दिया था 2003 में, है ना, इराक में एंटर करने से, तब यूएस ने कोलिजन ऑफ द विलिंग लेकर के यूएन के काफ़ी बार ऐसा हुआ है जब यूएन की बात यूएन ने मना कर दिया यूएसए को कि हमें यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, यूएस ने अपनी मर्जी से इग्नोर करके यूएन को अटैक कर दिया। तो कहता है कि अगर तुम कोई भी देश अगर यूएन के उससे मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे जंग करके तो मनवा ही लूंगा क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूँ, सीधी सी बात है। सो मेरे इंटरेस्ट में है, ठीक है, चीज़ नहीं है तो मैं यूएन की परवाह भी नहीं करता, मैं जंग करके तो मनवा ही लूंगा। सो नाउ लेट्स सी चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड में जो कार्टून्स हैं। पहला कार्टून देखो, ये जो तोता सा है ये क्या है? ये वर्ल्ड पीस को बता रहा है, मतलब कि शांति का दूत होता है ये, मगर इसको क्या है, इसको पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू हम लोगों को शांति लानी पड़ रही है। मतलब कि देश हमें शांति लाने के लिए भी आर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर ये जो पीस है, ये जो भी सिग्निफाई कर रहा है, इसको टेम करना पड़ रहा है। वर्ल्ड शांति के लिए हमको पीस कीपिंग फोर्सेस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। अब यहाँ पर तुम लोग देखो न्यूक्लियर पावर्स क्लब, इसके मेंबर्स हैं कुछ खास यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये सब मेंबर्स हैं।
ये कौन है? ये इनका अपना न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है और ये क्लेम करते हैं यस वी आर हैविंग। अब जब आ गए नॉर्थ कोरिया और ईरान भी क्लेम करने हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इनका रिएक्शन अच्छा नहीं आता। ये पसंद नहीं करते इस चीज को कि हमारे अलावा किसी और देश के पास है, और कहीं ना कहीं एक समझ गए ना, मतलब एक सपोर्ट ही नहीं करते उनको कि वो भी कह रहे हैं हमारे पास भी है जी न्यूक्लियर वेपन्स। So you can say on how do big powers react when the new countries claim nuclear status? कैसे ये बड़ी पावर्स जो हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस जैसी पावर्स कैसे रिएक्ट करती हैं उन देशों पे जो दूसरे देश जो ये क्लेम करते हैं। तुमने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान ने भी जब न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर किए तो कितने सैंक्शंस यूएसए ने लगा दिए थे हम पर भी। तो मतलब कहने का ये है कि ये लोग पसंद नहीं करते बिल्कुल भी ऐसे नए लोग। तो यहाँ पर ईरान और नॉर्थ कोरिया नए लोगों की तरह दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर तुम एक और कार्टून देख सकते हो। ये क्या है? ये थर्ड वर्ल्ड आर्म्स हैं। गरीब देश दिखाया गया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो फटे हाल, फटे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। गरीब हैं हम लोग, जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जब हम इंक्लूडिंग इंडिया, जब हम लोग नए नए यहाँ पर, हालांकि आज के हिसाब से कार्टून इतना रेलेवेंट नहीं है स्पेशली इंडिया के केस में बात की जाए तो, मगर उस वक्त हम लोग बहुत ही ज़्यादा कहें कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। जो जो नई नई कंट्रीज आज़ाद हुई थी जितनी भी वर्ल्ड की, जो भी थर्ड वर्ल्ड थी, अब उनके हथियार कैसे बनते थे? कोई कबाड़ सा हथियार है, कोई आके कहीं पड़ा था, कोई कबाड़ मतलब यूज्ड कोई हथियार, वो उसमें से निकाल करके चीज़ें जो हैं वो खोल रहे हैं और उसमें से निकाल निकाल के जमा कर रहे हैं हथियार बनाने के लिए। सो यू कैन सी दैट कि इस तरह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी आर्म्स बनती है कि जो ये हथियार है उसमें से निकाल निकाल के कोई सामान मिल जाए। ये देखो यहाँ पे इनका पोटला सा पड़ा है कि कोई सामान मिल जाए हमको तो हम बना लें हथियार। तो गरीब थे ना, तो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे अमीर देशों की तरह हथियार बनाना। या लुक एट हियर, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है। कैन वी हैव अ फ्यू डॉलर्स फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ पीस? नो वी कांट अफोर्ड इट। अब यहां पर तुम लोग देखो कि ये यूएस के बारे में बताया हुआ है। यूएसए के पास भरपूर पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि वो बहुत ज्यादा पैसा है, वो फ्री, मतलब इतना बहुत पैसा है। लेकिन जब खरीदने होते हैं बड़े बड़े हथियार तब तो जी $300 बिलियन। इराक में जंग लड़के आनी है, देन डिफेंस डिपार्टमेंट को $425 बिलियन पर ईयर, ऐसे मतलब बढ़ बढ़ के पैसा देंगे, इतना पैसा। जब वहां पे लोग ये कहते हैं कि शांति के लिए आप कुछ पैसे दे दो हमें, यूएस की गवर्नमेंट से कहते हैं, तो यूएस की गवर्नमेंट कहती है जी हम इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब तुम इतना पैसा वेपन्स को दे रहे हो और तुम शांति के लिए कुछ पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस शोज द कार्टून कमेंट्स ऑन मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड लैक ऑफ मनी फॉर पीस रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन यूएस। मतलब यूएस में जो भी शांति के लिए काम हो रहे हैं उसके लिए यूएस गवर्नमेंट के पास देने को पैसे नहीं है, और जहां बात आई हथियारों की, पैसा ही पैसा है जी। यहां पर तुम देख सकते हो। दिस इज द अनदर कार्टून। हालांकि इस कार्टून में कुछ खास नहीं है, तुम देख सकते हो कि वर्ल्ड कोशिश कर रहा है टेररिज्म को संभालने की, किसी तरह से ख़त्म करने की। नेचुरल डिजास्टर्स जो आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज वर्ल्ड में ऐसे हैं जिसमें कोशिश की जा रही है किसी तरह संभालने की, लेकिन हर बार कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो कई बार नहीं संभल पाते। इस कार्टून में ऐसा कुछ है नहीं और मुझे नहीं लगता ये आएगा। आंखें बंद हैं, वॉर और टेररिज्म की वजह से ये रो रहा है, तो वर्ल्ड ब्लाइंडनेस है। सो यू दिस इज नॉट द कार्टून टू बी। आ जाएगा तो भी बहुत ही जनरल से सवाल पूछे होंगे। यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। लेट्स सी चैप्टर नंबर 8 एंड इट्स कार्टून नाउ। इसका पहला कार्टून है रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिखाया गया है, ये कौन दिखाया गया है? ये अमीर है ना, खा पी के इतना है ये।
और ये जो हैं ये बेचारे गरीब से देश हैं। सो ये अमीर देश दिखाया गया है, ये गरीब देश दिखाया गया। अब गरीब देश तो हाथ ऊपर कर रहा है, लेकिन अमीर देश जो है, अमीर देश ने फिंगर क्रॉस कर रखी है। फिंगर क्रॉस करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग वो प्रॉमिस रखेंगे नहीं। कई बार ये एक ट्रेडिशनल साइन है जिसके अंदर कि अगर आपको फिंगर क्रॉस है एंड इफ यू आर प्रॉमिसिंग फॉर समथिंग, सो यू मे नॉट कीप दैट प्रॉमिस। सो यहाँ पर यही दिखाया गया। और रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के जो पर्सपेक्टिव हैं एनवायरनमेंट को बचाने में, वो भी डिफरेंट है। यू कैन हैव अ लुक एवर एट द मेन टेक्स्ट। ओके, ये कार्टून वंस अगेन बहुत अच्छा है। हाउ नियो कोलोनियलिज्म वर्क्स। Now that we have destroyed your country, you can pay us to rebuild it. We accept natural resources like oil as payment. इसमें देखो ये कोई कंट्री है, ये अमीर देश आकर के, जितने भी यूरोपियन अमेरिकन नेशंस हैं, यू कैन नियो कोलोनियलिज्म में जो पुरानी कोलोनियल पावर्स हैं, जितने भी पावरफुल नेशंस हैं, वो आकर के पहले इस देश को खराब कर गए, इसको तोड़ फोड़ गए, इसमें भयानक डिस्ट्रक्शन कर गए, मिस्री कर गए, मतलब हर जगह पे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारी कंट्री को पहले खुद ने खराब कर दी, तोड़ फोड़ दी, अब कह रहे हैं हम तुम्हारी कंट्री को वापस पहले जैसा कर देंगे। एक काम करो, हमको कुछ बदले में चाहिए तुमसे, तो तुम एक काम करो, जैसे कि तेल वगैरह है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह, ये हम इसको ले लेंगे, तो तुम ये हमें दे दो, हम तुम्हारी कंट्री वापस से बना देंगे। सो दिस शोज कि किस तरह से एक गरीब कंट्री, अमीर कंट्री होने का फायदा इन लोगों ने उठाया है कि गरीब कंट्री में पहले तो आकर के तोड़ फोड़ कर दी, अब कह रहे हैं हम ही बना देंगे और बदले में तुम्हारा तेल दे दो। तो यहाँ पर ये चीज दिखाते हैं कि तुम ही तो तोड़ने वाले थे और तुम ही अब हमारा तेल भी लेके चले जाओगे यहाँ से, और ये तो सही नहीं है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल पे क्या बना हुआ है, वर्ल्ड का मैप, यानी कि ये वर्ल्ड को दिखा रहा है। और पानी कितना है, इतना, यानी कि ये जो बोतल है जो कि पूरी भरी होनी चाहिए थी, पानी भरपूर होना चाहिए था, वर्ल्ड में पानी की धीरे धीरे स्कार्सिटी होने लग जाएगी, वाटर स्कार्सिटी, वाटर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और ये यहाँ पर वही दिखा रहे हैं कि ये वर्ल्ड है और ये देखो ये वाटर का लेवल कितना रह गया वर्ल्ड में। ये भी एक बहुत अच्छा कार्टून है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। तुम इसे कैपिटलिस्ट मान लो, तुम इसे अर्बन डेवलप्ड पर्सन, जो भी है, जो भी डिस्ट्रॉय करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, नेचर को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या है, ये अपनी डेवलपमेंट करने के लिए बड़े खुश हैं और लालच भरी नज़रों से देख रहे हैं इकोलॉजी जो है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, अर्थ है, उसको किस तरह से खा रहे हैं। ये लालच है इनकी आंखों में, और खुश हो रहे हैं कि हमने देखो डेवलपमेंट की है। सो दे आर वेरी ग्रीडी फॉर द नेचर, वेरी मच। सो विद दिस वी हैव केम टू द लास्ट और द एंड चैप्टर, और इसके कुछ कार्टून एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर देखो ये कार्टून दिखा रहे हैं, इसके अंदर येस्टरडे मतलब जो कल की बात है। फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन इंडिया चाइना हु आर स्टार्विंग, कि फटाफट अपना खाना खत्म करो, ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया और चाइना में जो कि भूखे मर रहे हैं टुडे, ये जो आज की बात है। फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब, यानी कि आज के वक्त में तुम्हारी नौकरी जो है इंडिया और चाइना के लोग ले जाएंगे, फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ये दिखाता है यहाँ पर देखो, पहले इंडिया और चाइना की हालत ऐसी थी कि उनके पास खाने भर को नहीं था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है कि जो जॉब्स हैं वो भी आउटसोर्स होने लग गई, मतलब अगर तुम काम नहीं करोगे तो वो लोग काम कर लेंगे तुम्हारा। इट्स नॉट दैट कि वो तुम इस देश के हो तो तुम्हें ही देंगे, तो वो अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, अब तुम्हारी जो जॉब है, जो फ्यूचर जॉब है, वो भी इंडिया और चाइना के लोग ले जाएंगे। सो दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये येस्टरडे था, ये कल की बात थी, और ये आज की बात है। यहां पर तुम देखो कैसे ये सब चल रहा है। ये जो लोग हैं, ये जो लोग दिखाए हैं जो भाग रहे हैं,
हे भगवान ये क्या हो गया वाली सिचुएशन में। ये लोग बेचारे वो लोग हैं जिनके कंट्री में आकर के, ये जो देखो यहाँ पर कोक लिखा हुआ है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, मैकडोनाल्ड्स का साइन देखो एम बना हुआ है। तो जितने भी रिच कंट्रीज हैं उनका कल्चर, यानी कि मेनली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कल्चर हम लोग क्या है, ये दूसरी कंट्रीज में जा जाके डालते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से आतंकवादी की तरह आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर एकदम आतंकवादी की तरह आ रहा है, और यहाँ पर नए नए मार्केट को इन्वेड कर रहा है, और यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो भाग रहे हैं। सो यू कैन सी किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन किया जाता है। इट्स जस्ट अबाउट दैट। Well, this is the end of this video and hope you liked it. और कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड योर पॉलिटिकल साइंस ऑफ कोर्स, so you can watch that there, and thanks for watching it.